तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है आपकी, उससे 7वां चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है आज। तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर तीन जो सेक्टर हैं, 3 लोगों की सेवाओं की बात आ रही है। एक है डॉक्टर का पेशा, दूसरा है अध्यापक का पेशा और तीसरा है वकील का पेशा। तो ये तीनों लोग जो सेवाएं आपको प्रदान कर रहे हैं, ये कौन सी हैं? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ये आते हैं, टर्शियरी एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। आप इसके लिए कुछ पे करते हैं। अगर आप विद्यालय में जा रहे हैं तो स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ फीस देंगे। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर की फीस है। और वकील के पास जा रहे हैं तो वकील की फीस आप देते हैं। चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा विधि, विधि मतलब है आपका कानूनन जो जानकारी होती है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। तो जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के आधार पर ही ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि टीचर अनुभवी हों, डॉक्टर अनुभवी हों, वकील अनुभवी हों। तो ये सब चीज़ें तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित हैं। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तो ये विशेषज्ञ भी होते हैं और परामर्शदाता का एक काम भी ये निभाते हैं। आगे को बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। तो जो प्राथमिक अवस्था है या जो हम कह सकें कि विकासशील देश हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, जबकि जो विकसित देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत मानते हैं, तो वो तृतीय सेक्टर में क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होते हैं। तो द्वितीयक सेक्टर में थोड़ा कम कार्यरत होते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर विनिमय भी है, इन्वेस्टमेंट भी, और तीसरा है प्रोडक्शन भी। दोनों चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। यहाँ पर आप एक डॉक्टर का फोटो देख रहे होंगे। ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, आपको पता चल चुका है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसीलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक इत्यादि का काम इनका सामान्य उदाहरण है। द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकरण कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर जो है, जो तृतीय क्रियाकलाप है, यहाँ पर नॉलेज ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और स्किलफुल ज़्यादा होंगे वो लोग जो तृतीय क्रियाकलाप होंगे सेकेंडरी क्रियाकलाप एक्टिविटी की तुलना में। आगे को बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ
टर्शियरी एक्टिविटी, तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार हम देखेंगे अब क्या क्या प्रकार हैं इनके। अब तक आप जान गए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष मतलब टेलीफोन, पत्र मतलब लेटर, दूरभाष पर बातें करते हैं, व अध्ययन के लिए अध्यापकों की व रुग्ण होने पर डॉक्टरों की सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो डाक डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी, जो आपका कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर है उसके बारे में भी, और अगला इसमें अध्यापकों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में सब बातें कही गई हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप हैं जिनकी इस सेक्टर में चर्चा की गई है। चार्ट 7.1 तृतीय क्रियाकलापों के वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत करता है। तो चार्ट 7.1 को हम देख लेते हैं एक बार। तो ये है चार्ट 7.1। तो सेवा सेक्टर के बारे में बात की गई है। तृतीय क्रियाकलाप, इसे हल्का सा जूम कर लेंगे। तृतीय क्रियाकलाप जो टर्शियरी एक्टिविटी है उसमें उसमें क्या क्या आते हैं इस चार्ट में बड़ा अच्छा सा दिया गया है। व्यापार एवं वाणिज्य, तो इसमें दिया गया है आपका थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार जो होता है आपका होलसेल, होलसेल में भी दो टाइप के हैं होलसेल, एक है अर्बन और एक है रूरल। फुटकर जो रिटेलर हैं वो हैं अर्बन और रूरल। अर्बन और रूरल में भी नगरीय और ग्रामीण में, नगरीय में श्रृंखला भंडार, डाक भंडार, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना। तो डाक ऑर्डर में है दूरभाष और इंटरनेट। ग्रामीण में आवधिक बाजार, भंडार, फेरी, स्कीम, तो अलग अलग तरीके के हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप में पहला में व्यापार और वाणिज्य आ गया, दूसरे में है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन में रेल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क। जल में आता है आंतरिक और महासागरीय, इनलैंड और ओशनिक वाटरवे। वायु में आ रहा है आपका यात्री सेवा और माल सेवा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया पहला व्यापार एवं वाणिज्य, और दूसरा देख लिया परिवहन। तीसरा है संचार, जो कम्युनिकेशन है, ये भी टर्शियरी सेक्टर का ही एक पार्ट है तृतीय क्रियाकलाप का। परिवहन के साधन है। संचार जो होता है, संचार मतलब मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, तो ये अभी के टाइम पे डाक द्वारा भी ये काम चल ही रहा है। दूसरा है दूर संचार, जो टेलीफोन है, दूरभाष, भू लाइन और मोबाइल, एक तो लाइन बिछी होती है और दूसरा मोबाइल नेटवर्किंग के द्वारा बात हो जाती है। दृश्य श्रव्य, फिल्में, रेडियो, ऑडियो विजुअल जिसे हम कहते हैं, टेलीविज़न, मुद्रण मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तो ये सारे के सारे टर्शियरी एक्टिविटी में काम चल रहा है तृतीय में। अगला है सेवा सेक्टर, मौद्रिक बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत व्यवसायी, व्यक्तिगत सरकारी और गैर सरकारी संगठन। ये तो हो गए तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत की गतिविधियां, जिसमें व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं, उसके अंतर्गत फिर इनकी सब ब्रांचेज ये हो गई। अगला है इसमें चतुर्थ क्रियाकलाप, क्वाटरनरी एक्टिविटी। तो इसमें सूचना आधारित और अनुसंधान एवं विकास आधारित, तो सूचना जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जो काम करते हैं लोग वो, और अगला रिसर्च वाले जो लोग हैं उनके बारे में। अगला है पंचम क्रियाकलाप, क्वाइनरी एक्टिविटी से हम कहते हैं। तो ये है आपका विशेषज्ञ और निर्णयकर्ता और परामर्शदाता, नीति निर्धारक। तो इसमें हाई लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो सब आते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए भी और अन्य एग्ज़ामों के लिए भी। चलिए, तो ये फ्लो चार्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चित्र 7.1 हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं व्यापार और वाणिज्य। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात चलेगी। व्यापार वस्तुतः, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं।
व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सीमा सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें वाणिज्य व्यापारिक केंद्र कहते हैं। तो जो आपका ट्रेडिंग सेंटर है तो वहाँ पर ये काम होता है क्रय और विक्रय का, बाय एंड सेलिंग। आगे को बढ़ते हैं। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान तक मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान में अनेक केंद्रों और संस्थानों को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। तो व्यापारिक केंद्रों को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, रूरल और अर्बन। अगला है ग्रामीण विपणन केंद्र। तो इसमें देख सकते हैं रूरल मार्केटिंग सेंटर जो हैं निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। जो नज़दीक की जो बस्तियां होती हैं ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियाँ, थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं हैं, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो यहाँ पर थोक बाजार है आपका। दूसरा है एक गांव में ये केंद्र लगाए जाते हैं। सब्जी का थोक बाजार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, तो जो पीरियोडिक मार्केट इन रूरल एरिया हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं जहां परिग्रामी क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र आवधिक बाजार जो हैं ये क्या होते हैं कि हफ्ते में एक दिन लगने वाले बाजार हैं। अगर ये एक गांव है, बड़ा सा गांव है, तो आज सोमवार मंडे को यहाँ पर दुकान लगेगी, ट्यूसडे को यहाँ दुकान लगेगी, वेडनेसडे को बीच में दुकान लगेगी, थर्सडे को यहाँ लगेगी। तो इस तरीके से दुकानें शिफ्टिंग होते रहती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आज मंगल बाजार है, आज शुक्र बाजार है, तो वहाँ से सामान ले लें। अब ये हफ्ते में एक ही जगह भी नहीं लग सकती है, क्योंकि एक जगह लगेगी तो यहाँ वाले व्यक्ति को दूर हो जाएगा, तो इसीलिए शिफ्टिंग होते रहती हैं। तो इस तरीके की ग्रामीण क्षेत्र में आवधिक बाजार इसे हम कहते हैं, जैसे हम पीरियोडिक मार्केट इन रूरल एरिया भी कह सकते हैं। अगला है नगरीय बाजार केंद्र जो होते हैं, जो आपका और अर्बन मार्केट सेंटर है उनके बारे में देख लेते हैं। नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक उपलब्ध होते हैं। अब जो शहरों में है तो वहाँ पर आपको टीचर मिलेंगे, लॉयर मिलेंगे, कंसल्ट करने वाले लोग मिलेंगे, चिकित्सक हैं, दांतों के हैं और भी पशु चिकित्सक हैं, कई से लोग आपको मिल जाएंगे। अमेरिका में डिब्बाबंद आहार बाजार, तो ये देख सकते हैं आप बड़ी मार्केट, और ये देख सकते हैं छोटी मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटकर व्यापार, अब इसके बारे में हम देखते हैं। रिटेलर, जो रिटेलर होते हैं,
रिटेलर ट्रेडिंग सर्विस भी इसे आप कह सकते हैं। ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है, जैसे फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। तो ये सब क्या हैं? फुटकर रहित, ये भंडार रहित उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डोर टू डोर जाकर या उस तरीके से सेल ये किए जाते हैं इंडिविजुअली। अब आगे बढ़ते हैं। भंडारों पर और सामग्री। तो फुटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार, तो कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा इसे जूम कर लेंगे। वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों और उत्तरदायित्वों की प्राधिकार सौंप देते हैं। तो जो विभाग, जो डिपार्टमेंट संभालते हैं कुछ स्टोर, तो उनको भी इस चीज़ का जिम्मा दे दिया जाता है। अगला देखेंगे श्रृंखला भंडार। जो चेन स्टोरेज हैं या स्टोर है उनके बारे में। अत्यधिक मितव्ययिता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। तो ये चेन स्टोरेज के बारे में आ गया। अब अगला है आपका थोक व्यापार। तो जो होलसेलर हैं आपका, या होलसेल ट्रेडिंग सर्विस है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर की बात चल रही है, टर्शियरी एक्टिविटी या तृतीय क्रियाकलाप में हैं हम लोग। अभी हमने रिटेलर के बारे में देख लिया, जो डोर टू डोर जा रहा है, इंडिविजुअली सामान बेच रहा है। अब हम इसमें देखेंगे कि होलसेलर किस तरीके से काम करते हैं सर्विस सेक्टर में। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिघरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। अगला है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट को हम देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट भी सेवा सेक्टर के अंतर्गत ही आता है, सर्विस सेक्टर। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी हैव ट्रैवल, तो उसे हम परिवहन कह लेंगे, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह हम कोई भी सामान पहुंचा रहे हैं या हम खुद चले जा रहे हैं, तो फिजिकली। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है, तो इसमें मूल्य बढ़ जाता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगे समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है। परिवहन के साधन चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले
स्थानों को मिलाने वाली समा समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। तो मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। समकाल रेखाएं एक समय पर हम पहुंचा देते हैं किसी वस्तु को, तो समकाल रेखाएं इसमें खींची जाती हैं मानचित्र पर। इस तरीके से अलग अलग रेखाएं हैं। जाल तंत्र और पहुंच, नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे हम देख लेते हैं। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं। दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं जिनका अर्थ स्थान सुसंबद्ध है। तो कुछ नहीं है, नेटवर्किंग है, एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने की बात है। आगे बढ़ते हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, तो फैक्टर इफेक्टिंग इन आपका ट्रांसपोर्ट, तो उसे देख लेते हैं। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो जहाँ पर पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती है, उसकी मांग डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी होगा। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों, मुद्रा पर मार्ग निर्भर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मार्ग निर्भर कर रहे हैं। अगला है संचार। मेन है इसमें डिमांड और दूसरा पॉपुलेशन। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं आपका संचार में। अगला है कम्युनिकेशन। ये दोनों डालते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर। अब आता है कम्युनिकेशन। संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों, वर्ड हैं, मैसेजेस हैं, फैक्ट हैं, आइडियाज़ हैं, का प्रेषण किया जाता है, को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। लेखन के आविष्कार ने संदेश को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाक, नाव ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल, वायु द्वारा परिवहित होते हैं। तो हैंड टू हैंड भी आप मैसेज दे सकते हैं, पशुओं के थ्रू भी। एक समय पे कबूतर पे चिट्ठी बात के लोग भेजते थे, नाव से भी या सड़क से और अन्य चीज़ों से। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। तो मोबाइल जब आए या दूरभाष आए या सैटेलाइट के थ्रू जब बात होने लगी, तो ये संदेश जब भेजे जाने लगे, तो ये सब चीज़ें कम होने लगी। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघरों द्वारा ही होता है। तो डाक जो होती है भेजते हैं, तो वो डाकघरों द्वारा ही अभी भी हो रही है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे की गई है। अगला है दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन है, उसे देख लेते हैं। दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। उद्देश्यों, संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। तो संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर इस फील्ड ने क्रांति ला दी है, टेली कम्युनिकेशन ने।
समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है। अब अगर मुझे कोई मैसेज अगर अमेरिका भेजना है तो मुझे हवाई जहाज़ का सहारा लेना पड़ सकता था या तो पानी के जहाज़ का सहारा लेना पड़ सकता था। लेकिन अभी के टाइम पे मैं फ़ोन करके, ईमेल करके बात कर लेता हूँ, तो वो समय की काफ़ी बचत हो जाती है। और मोबाइल दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय, कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण, मोर्स कूट और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। रेडियो और दूरदर्शन, तो रेडियो और दूरदर्शन भी संचार का एक माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं इससे, तो आप सभी लोगों को पता है। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी के अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। तो इंटरनेट ने तो बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी है अभी के टाइम पे। अगला है सेवाएं। अब जो सर्विस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे वो करेंगे। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरण के लिए परिवहन तंत्र, निम्नीकरण सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट, उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सक जैसे अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाली व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से हैं, जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्रायः सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य और संविधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन, व्यावसायिक सेवाएं, मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हम इसे कहते हैं, के अंदर अथवा निकट हो सकती है। जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाए जाएगा जहां भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा कम हो। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग संगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बावाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। तो जो कुछ लोग इसमें ऐसे भी काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और अनुभवी नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा है डब्बाबंद, वो बेचते हैं। डिब्बा वाला जो है, यहाँ पर डिब्बा वाला देख सकते हैं मुंबई में, डब्बा वाला। तो ये लंच बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं।
अगला है तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। अब जो पीपल इंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटी, जो तृतीय क्रियाकलापों में लोग इंगेज हैं, लगे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में यह प्रवृत्ति है अथवा घट रही है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में प्रवृत्ति क्या हो रही है? घट रही है। कुछ चयनित उदाहरण, अब क्या हमारे पास एग्जाम्पल हैं टर्शियरी एक्टिविटी के, वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास सम एग्जाम्पल्स क्या क्या आ रहे हैं। इसमें है टूरिज्म, पर्यटन। तो इसे देखते हैं। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार और की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। प्रमोद मीन्स होता है आनंद के लिए या नॉलेज के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व रेवेन्यू, सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का एक अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। तो टर्शियरी एक्टिविटी जो है सबसे बड़ी बन गई है, कौन सी? टूरिज्म। इनके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों, स्मारिका को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कहने का ये मतलब है कि टूरिज्म के लिए जब लोग आते हैं तो वो कुछ समय के लिए ही आते हैं, हमेशा के लिए नहीं आते। लेकिन कुछ कुछ टूरिज्म स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर लोग हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर एक स्पॉट दिखाया गया है कि स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पर्वत चोटी पर स्कीइंग करते पर्यटक। तो यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए आए हैं, एडवेंचर टूरिज्म का एक पार्ट है। अगला है पर्यटक प्रदेश। तो जो टूरिस्ट रीजन्स हैं या डेस्टिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोश स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मनोहारी दृश्य भूमियाँ, यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं, स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो पर्यटकों को प्रभावित करने वाले कारक अब देखेंगे हम। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ टूरिस्ट या टूरिज्म। पहला है मांग, डिमांड। विगत शताब्दी में से अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। तो अगर हमें छुट्टियां ज़्यादा मिलेंगी तभी हम टूरिज्म कर पाएंगे, तभी हम घूम पाएंगे। तो अवकाश इसमें मेन है। दूसरा है परिवहन या ट्रांसपोर्ट। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्रों का आरंभ हुआ है। बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है। हाल के वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा। उदाहरणतः वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घरों में विश्व में कहीं भी आया जाया जा सकता है। पैकेज अवकाश के प्रारंभ ने लागत घटा दी है। तो परिवहन भी इसमें इम्पोर्टेंट है और मांग भी इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ें इफेक्ट डालती हैं टूरिज्म को। अगर हमारे
ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छा टूरिज़्म नहीं कर पाएँगे। अगला है पर्यटन आकर्षण। जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो क्या-क्या चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। पहला है क्लाइमेट, जलवायु। ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग कुलीन विश्राम के लिए उष्ण एवं धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह एक मुख्य कारण है। अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायुवी ज़रूरतें होती हैं, जैसे या तो अपनी गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण। अब मोटा-मोटा ये हम समझ सकते हैं कि जो क्लाइमेट है, ठंडे क्षेत्र के लोग गर्मी वाले क्षेत्रों में जाना पसंद करेंगे और गर्मी क्षेत्र वाले लोग ठंडे क्षेत्रों में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि चेंजमेंट चाहता है इंसान। अगला है भूदृश्य, लैंडस्केप की बात करते हैं। कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्रायः अर्थ होता है पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। तो नेचुरल जो लैंडस्केप है उसे देखना लोग बहुत पसंद करते हैं। अगला है इसमें इतिहास एवं कला, हिस्ट्री एंड आर्ट। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला से संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। अगला है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कल्चर एंड इकोनॉमी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है टूरिज्म को। मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय होता है। घरों में रुकना, एक होम स्टे जिसे हम कहते हैं, लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग प्रसिद्ध हैं। अगला हम देखते हैं भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। तो समुद्र पार मतलब जो विदेशी जो नागरिक हैं या विदेशी जो हमारे यहाँ रोगी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक नया टूरिज्म का फील्ड खुला है, जिसे हम कह सकते हैं कि चिकित्सा टूरिज्म या मेडिकल टूरिज्म भी इसे कह सकते हैं। तो भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल जलवायु मिल जाती है। चलो हम पढ़ते हैं, इससे हमें और भी स्पष्ट हो जाएगा। सन 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए थे। तो काफ़ी लोग हैं, 55,000 रोगी। संयुक्त रा- स्वास्थ्य संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मियों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। तो चिकित्सा पर्यटन मैंने कहा था आपसे। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसी विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़े के निर्वचन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निवर्चन और पराश्राव्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं, तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। तो अगर हम इसे मोटा मोटा समझें,
तो इसमें ये बात स्पष्ट होती है कि भारत में विकसित देशों की अपेक्षा जो इलाज पर खर्चा है वो काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि यहाँ आने के बाद अपना इलाज भी करा लेते हैं और साथ में यहाँ पर घूम भी लेते हैं। या यहाँ के बारे में जान भी लेते हैं, क्योंकि टूरिज़्म का मतलब ही है नॉलेज, और आप आनंद के लिए घूमते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे। चिकित्सा पर्यटन। अब यहाँ पर एक छोटा-सा एक पैराग्राफ टाइप का दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट किया गया होगा। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है, तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि के संबंध में जब चिकित्सा को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, उपचार को, तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। अपनी कक्षा में देश में उभरते चिकित्सा उद्योग की तेजी व सर्वनाश पर एक अनौपचारिक चर्चा आयोजित कीजिए। तो एक डिबेट आयोजित करने को कह रहे हैं कि क्या मेडिकल सुविधाएं अच्छी हैं हमारे देश में। तो इसमें अगला है चतुर्थ क्रियाकलाप, क्वाटरनरी एक्टिविटी। कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सकीय प्रतिलेखन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बीच क्या समानता है? ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में से कुछ निम्नलिखित हैं: सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन भी चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य में से संबद्ध सेवाओं के अनंत नमूने के रूप में देखा जा सकता है। चतुर्थ सेक्टर, तो इसे एक बार देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि के आधार पर के रूप में तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक व द्वितीय से रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा पारस्परिक कोर्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयी कक्षाओं, अस्पतालों व डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाली कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंधित हैं। तो इसमें कौन कौन आ रहे हैं? प्रारंभिक विद्यालयों, कार्यालय, सॉफ्टवेयर, परामर्शदाता, म्यूचुअल फंड में काम करने वाले लोग, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोग हैं, अस्पताल, डॉक्टर, कार्यालय में काम करने, रंगमंच, लेख कार्य, दलाली की फर्में चलाने वाले कर्मचारी, सभी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। कुछ तृतीय क्रियाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं हैं। यहाँ पर एक चित्र बना रखा है। यह सब किस ओर ले जाएगा? जो हमारे क्रियाकलाप जो हम दिखा रहे हैं, किस ओर ले जाएगा? क्या यह आरंभ है अथवा अंत? इसके बाद क्या? प्राइमरी एक्टिविटी क्या क्या देखा हमने? हमने देखा पर्यावरण से जुड़े हुए एग्रीकल्चर करना, डेयरी फार्मिंग, फिशरिंग, ये सब चीज़ें। द्वितीय क्रियाकलाप में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बारे में देखा। तृतीय क्रियाकलाप में हमने सेवा सेक्टर के बारे में देखा। चतुर्थ क्रियाकलाप में हमने अनुसंधान, उच्च परामर्शदाता देखे, और पंचम में हमने नीति निर्माताओं के बारे में बात की। क्या इसके बाद कोई छठी भी कैटेगरी बन सकती है? तो क्या पता बन जाए भविष्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है क्वाइनरी एक्टिविटी या पंचम क्रियाकलाप। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें
और ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं में सूक्ष्म अंतर है। चतुर्थ सेक्टर और पंचम सेक्टर में सूक्ष्म अंतर है। इस बॉक्स में कुछ दिया हुआ होगा, इसे हम स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। प्रायः स्वर्ण कॉलर, तो ये नाम क्या कहते हैं, गोल्डन कॉलर कहे जाने वाले, किसे हम कहेंगे स्वर्ण कॉलर, पंचम क्रियाकलाप वालों को हम कहेंगे स्वर्ण कॉलर। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय सेक्टरों का एक और उपविभाग हैं जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, थोड़ा सा इसे मिटा देंगे, दोबारा देख लेते हैं। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टा रिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इससे इन देशों में नए काम उन्नत हुए हैं। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों से प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचक सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रमण, बाह्य स्रोतन के केपीओ और होम शोरिंग है। बाह्य स्रोतन का विकल्प है ज्ञान प्रकरण, बाह्य स्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण। बाह्य स्रोतन बीपीओ से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान और बाह्य स्रोतन है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनियों और को अतिरिक्त व्यापारिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर आते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम बाह्य स्रोतन, एक अलग से कॉलम बनाया गया है कि बाह्य स्रोतन आखिरकार हैं क्या, उनके बारे में बात चल रही है, तो इसे भी एक बार हम क्लियर देख लें। बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको अपर्दन या ऑफ शोरिंग कहा जाता है। यद्यपि दोनों अपर्दन और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। तो विनिर्माण और अभियांत्रिकी भी बहुत बार इसमें सम्मिलित कर ली जाती है। आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय
और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाता है। अतः हैदराबाद अथवा मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। श्रम, थोड़ा सा इसे जूम आउट करेंगे। श्रम संबंधित कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का काम कम सघन जनसंख्या वाले देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है, जिससे यह सेवा लाभदायक हो जाती है। तो ये सेवा लाभदायक तब होती है जब जनसंख्या थोड़ी कम हो। क्रियाकलाप है कुछ, तो प्रत्येक रंग नाम के समक्ष कार्य की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। तो जिस कार्य को जिस कॉलर के हिसाब से, रंग के हिसाब से बताना है। पहला है लाल कॉलर। तो लाल कॉलर में कौन सा काम आता है, तो इसमें प्राइमरी एक्टिविटी आती है लाल कॉलर में। दूसरा है स्वर्ण कॉलर। तो स्वर्ण कॉलर में क्वाइनरी एक्टिविटी आती है, पंचम क्रियाकलाप। श्वेत कॉलर में कंप्यूटर बेस जो काम करते हैं वो लोग आते हैं, ऑफिशियल या पर्यावरणविद, इस तरीके के लोग जो होते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अभी। अगला है धूसर, या में ग्रे कहें, तो इसमें आईटी सेक्टर वाले लोग आते हैं। अगला है ब्लू, नीले कलर में माइनिंग लेबरर, और गुलाबी में वुमन जैसे नर्स, टीचर, ये सब लोग इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लेबर एल कर लेते हैं। और दूसरा है इसमें माइनिंग करने वाले मजदूर हैं, इसमें इसके अंतर्गत लेडी आती हैं या फीमेल इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकीय विभाजन, द डिजिटल डिवाइड। अंतिम है पैराग्राफ। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। देश में, किसी भी देश में है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली डिफरेंशिएशन तो देखने को ही मिलता है। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। तो कौन सा देश, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी के टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी के आधार पे पता चलता है कि देश में क्या घट रहा है, क्या बीत रहा है, ये सब चीज़ें। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पीछे पिछड़ गए हैं, और इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजन विद्यमान है। उदाहरण के लिए, अच्छा, अंकीय विभाजन हम उसी को कहेंगे कि कोई देश विकसित है, अपना आईटी सेक्टर में अच्छा काम करवा रहा है, कोई देश नहीं करवा पा रहा है, तो ये सब चीज़ें। भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्यंभावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तथा पहुंच पाई जा सके या पाई जाती है। तो ये तो हो गया अंकीय विभाजन। तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है वो है आपका टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी, तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। तो ये है चैप्टर नंबर 7। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन से लोग आते हैं, सेवा सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं, पंचम क्रियाकलाप तक हम लोग इसमें गए। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, तो मिलते हैं कल। थैंक यू।